नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में किसी के बिकने की खबर सुनने के लिए। बिक कौन रहा है? पाकिस्तान की एयरलाइंस बिक रही है, और क्यों बिक रही है उसके पीछे का बड़ा कारण आज आपको हैरान कर देगा। मैंने आपको कई बार अपने सेशंस के विश्लेषण में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से रखी है, और वो बात ये कि यार पाकिस्तान की असली परेशानी ये है कि यहां पर सेना सब कुछ कंट्रोल करती है। ऐसे में पाकिस्तान अपनी जनता को बेवकूफ बनाए रखने के लिए दुनिया के देशों के साथ फिलहाल के लिए विदेशी संबंधों का उपयोग कर रहा है, या फिर ये कहिए कि उसे लगता है कि जैसे भारत ने किया था वैसा हम करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। भारत की विदेश नीति की दुनिया भर में बहुत तारीफें जब होने लगी, रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते कि भारत रूस से तेल खरीद पाता है, अमेरिका को साधते हुए भी, तो फिर हमको ऐसा बनना चाहिए। और ऐसा करने में बहुत सारे लोगों ने ट्राई भी मारा। इमरान खान बेचारे फिलहाल जेल में भी इसलिए पाए गए, बताए भी हैं भी कि जिंदा नहीं पता, लेकिन कहा गया कि वो अल्टीमेटली पाकिस्तान को भी भारत की तरह ही विदेश नीति का मसीहा बनाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि पाकिस्तान भी अगर सबको साधता रहा तो एक दिन वो कामयाब देश बन जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। अब ताजा खबर यह है कि भारत ने जब से ऑपरेशन सिंदूर किया, पाकिस्तान अमेरिका के सामने पूरी तरह बिछ गया, क्योंकि अब उसकी इज्जत बचाने के लिए केवल एकमात्र तरीका था कि अमेरिका यह कह दे कि पाकिस्तान विनर है। यानी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बिठाकर ट्रंप अगर साथ में टेबल पर बिठा दें तो पाकिस्तान की इज्जत बढ़ जाएगी। पाकिस्तान की बस इसी बढ़ी हुई इज्जत के लालच में पाकिस्तानी एक कदम और आगे निकल गए। अमेरिका के द्वारा दो बैंक ऐसी हैं दुनिया में जो हेड की जाती हैं, या समझिए कि उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस किया जाता है। एक का नाम है वर्ल्ड बैंक और दूसरे का नाम है IMF। मैं कई बार आपको पहले भी बता चुका हूं, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था उस समय पर दो बैंकों का निर्माण ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत हुआ था। ब्रेटन वुड सम्मेलन को डॉलर के डोमिनेंस के चक्कर में भी जाना जाता है कि उस समय पर डॉलर को डोमिनेट रखने का नीति बनाया गया था कि डॉलर ही वैश्विक मुद्रा होगी। दो बैंक उस समय बनाई गई थी, एक का नाम वर्ल्ड बैंक था और एक का नाम IMF था। वर्ल्ड बैंक का काम था कि सेकेंड विश्व युद्ध में जो बर्बाद हुए देश हैं उनकी थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प कर दी जाए, सो दैट वो ग्रो कर सके फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हाँ भाई उनका देश दोबारा से बन रहा है। जैसे कई बार आप रशिया यूक्रेन में सुनते हैं ना कि रशिया की जो जमी हुई एसेट्स हैं वो यूक्रेन के पुनर्निर्माण में खर्च की जाएंगी, बिल्कुल वैसे ही जब बात रूस की निकल कर आई तो रूस ने इसी तरह से उस दौर में भी अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए उस समय एक वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, पर उसकी अलग बात करेंगे। फिलहाल के लिए हम बात करें IMF की, तो IMF बनाया गया कि जब ब्रेटन वुड में डिसाइड हो चुका था कि डॉलर दुनिया की करेंसी होगी और डॉलर वैश्विक करेंसी बनने के चलते अगर किसी को पेमेंट नहीं हो पाया, किसी से पेमेंट नहीं दिए गए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया। मतलब समझिए कि आपने कुछ ऐसा किया कि आपने खरीदारी की थी लेकिन आप एक्सपोर्ट के समय पर अपना माल नहीं बेच पाए, इंपोर्ट तो थे लेकिन एक्सपोर्ट नहीं थे। ऐसे में आपको व्यापारिक घाटा होने लगा। व्यापारिक घाटे को ही बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाम पर जाना गया कि आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और जब पेमेंट करने के लिए करेंसी ही डॉलर है तो अमेरिका ने इसकी व्यवस्था रखी कि चिंता मत करना, जिनको भी डॉलर की जरूरत पड़ेगी अपना नोट चलता रहे, इसके लिए मैं लोगों को डॉलर देता रहूंगा। बस ये लोगों को डॉलर देता रहूंगा की जो फिलॉसफी है, इसी फिलॉसफी ने IMF का निर्माण करवा दिया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जो बैंक जानी जाती है, दैट इज IMF ने क्या किया इस बीच में, जिस देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ता था उन्हें ना केवल वो लोन देती थी बल्कि उस लोन के साथ कुछ कंडीशंस और डाल देती थी। कंडीशंस कैसी होती थी कि आपको अपने यहां पर कुछ पॉलिसी में चेंजेस करने होंगे। पॉलिसी में चेंजेस से क्या मतलब है? पॉलिसी में चेंजेस मतलब ये कि आपको बैंकों से इतना प्रतिशत ब्याज वसूल नहीं होगा, बैंकों के लिए आपको मॉनेटरी पॉलिसी ऐसे बनानी होगी, सरकार को टैक्सेशंस में इतनी कटौती करनी होगी, और तो और आपको कुछ सरकारी संसाधन बेचने होंगे। यह काम करना डिसाइड किया था IMF ने। अगर IMF किसी भी देश को लोन दे रहा है तो वो कहता है कि समझे आपको लोन की जरूरत क्यों पड़ी? बोले सर क्यों पड़ी? क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं था, खरीदने के लिए डॉलर देना था, डॉलर हम लोग दे रहे हैं, तो पैसा लौटाओगे कैसे? कुछ तो गिरवी रखोगे। अब चूंकि तुमसे हम गिरवी नहीं ले रहे हैं क्योंकि दुनिया में बहुत विरोध हो जाएगा, इसलिए एक काम करो, गिरवी को अपनी जगह रहने दो, तुम बस हमारी कही बातें मान लो। और इन्हीं बातों में सबसे ऊपर आता है डिसइन्वेस्टमेंट, जिसे कहते हैं विनिवेश, यानी कि अपने देश की करेंसी, अपने माल को बेच देना विनिवेश कहलाता है। अब साहब माल बेच देना विनिवेश कहलाता है, इससे क्या मतलब है? साथियों, पाकिस्तान अपना माल बेच रहा है पाकिस्तान एयरलाइंस, और पाकिस्तान एयरलाइंस बेचने का बड़ा रीजन बना है IMF। जी हां साथियों,
पाकिस्तान की सरकारी जो एयरलाइंस है वो बिकने जा रही है आईएमएफ को कर्ज ना चुका पाने के कारण, आईएमएफ की पॉलिसीज को ना अपनाए जाने के कारण। अब आप पूछेंगे कि सर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बिक जाए, इसमें हमारा क्या लाभ है? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने साथियों, जिस पाकिस्तान ने यह ख्वाब पाला था कि वो भारत का विदेश नीति में मुकाबला करेगा, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसी विदेश नीति को सबसे ज्यादा चूना अगर किसी ने लगाया तो वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस थी। आप पूछेंगे वो कैसे? काफी सारे किस्से हैं, उनमें से कुछ किस्से मैं आज आपके सामने रखूंगा, जिनमें से एक किस्सा तो बड़ा अजीब है। वो ये कि एक समय पर इनके यहां पर जो पायलट्स थे उनके 60% जो पायलट के लाइसेंस थे वो फर्जी पाए गए थे। हद ये थी कि इनको इनके पायलट्स के फर्जी लाइसेंस के चलते अमेरिका और यूरोपियन देशों ने अपने ऊपर उड़ने से मना कर दिया था कि पाकिस्तानी एयरलाइंस हमारे यहां नहीं आ सकती। बड़े ही जबरदस्त किस्से हैं। तो चलिए थोड़ा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का इतिहास बताते हुए मैं आज की स्थिति को विस्तार से आपके सामने रखूंगा। बताऊंगा कि ये जो कहानी आपके सामने आज बताई जा रही है, पाकिस्तान में इसे भी बड़ा पॉजिटिव तरीके से पीआर किया जा रहा है कि हम पाकिस्तान एयरलाइंस नहीं बेच रहे, देश के लिए कुछ काम कर रहे हैं। क्या है पूरी कहानी, चलिए विस्तार से समझते हैं। चर्चा करते हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की, वो एयरलाइंस जिसे कभी एशिया में लीडिंग एयरलाइंस माना जाता था। साथियों कहा जाता है कि 1945 के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बिजनेसमैन जिसका नाम था मिर्जा अहमद इस्फानिया और अदीम जी हाजी दाऊद, इसके साथ मिलकर के एक ओरिएंट नाम की एयरलाइंस शुरू करवाई थी, जिसकी पहली फ्लाइट कोलकाता से उड़ी थी अक्टूबर 1946 के अंदर। यह एक मुस्लिम ओन्ड पहली ब्रिटिश इंडिया के अंदर एयरलाइंस हुआ करती थी। पूरी दुनिया के अंदर यह पहली मुस्लिम ओन्ड एयरलाइंस कहलाई थी, ओरिएंट एयरलाइंस। यही ओरिएंट एयरलाइंस जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान सरकार के द्वारा ओन्ड जो एयरलाइंस थी उसके साथ मिलकर के पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के नाम से जानी गई थी। साथियों ये जो ओरिएंट एयरवेज था इसने काफी सारे मुकाम हासिल किए थे, जिनमें से पहला मुकाम कहा जाता है कि ये उस समय जब बांग्लादेश और पाकिस्तान एक हुआ करते थे उस समय पर इसने अपने यहां से निकलकर लंदन, कायरो, रोम की सर्विस की थी। कहा जाता है कि यहां से उड़कर दूसरी जगह जाने वाले देशों में यह पहली इंटरनेशनल सर्विस थी। साउथ एशिया से पाकिस्तान जैसे देश से निकल करके इंटरनेशनल सरकारी वेब जो फ्लाइट्स थी वो ट्रेवल कर रही थी। कहते हैं कि सेकंड एशियन एयरलाइंस बनी थी जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट बोइंग 707 को यूज कर रही थी। इसकी उपलब्धियों में पहली बार 1964 में जब इसने चाइना की यात्रा की तो कहा कि यह पहला नॉन कम्युनिस्ट एयरलाइन है जो कि पाकिस्तान से उड़कर के चाइना की यात्रा तक पहुंचा। इसी तरह 1985 में इसने एमिरेट्स के साथ मिलकर के, क्योंकि यूएई की जो एयरलाइंस है एमिरेट्स, उसके साथ मिलकर के यूएई एयरलाइंस के गठन में मदद की थी। तो आप सोचकर देखिए कि एक ऐसा टाइम था इसका जो इसका गोल्डन एज था। 1980s तक ये इंटरनेशनल यात्राओं के लिए, चाइना की यात्रा के लिए यूएई की एमिरेट्स की स्थापना में सहयोग देने वाली के रूप में जानी गई। लेकिन 1990s तक पहुंचते पहुंचते पाकिस्तान में जब भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचने लगा उस समय पर पाकिस्तान की सरकार ने इसका जो दोहन किया, उस दोहन के चलते ये एयरलाइंस बर्बाद होना शुरू हुई। वर्ष 2018 आते आते इसके ऊपर 3.3 बिलियन डॉलर का कर्ज हो गया। वर्ष 2020 में तब बहुत बुरे दिन आए जब यूरोपियन यूनियन ने और यूएस ने इसे अपने देश में उड़ने से रोक दिया। कहा कि पाकिस्तान की जो एयरबस है वो क्रैश हो गई है। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 22 मई 2020 की बात है। फ्लाइट थी PK 8303, एयरबस की A302, A320। वो क्रैश हो गई थी कराची के अंदर, जिसमें से 97 लोग मर गए थे, 99 लोग ट्रैवल कर रहे थे। जब फाइनल रिपोर्ट बाहर निकल कर आई तो पता चला कि वहां पर एक बड़ी ह्यूमन एरर थी और साथ ही साथ कुछ प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए गए थे, इसलिए फ्लाइट क्रैश कर गई। जब पाकिस्तान ने इस बारे में जांच बिठाई, एक महीने बाद पता चलता है कि पाकिस्तान के एविएशन मिनिस्टर खुद कहते हैं कि हमारे 860 जो पायलट्स हैं उनमें से 262 पायलट्स तो ऐसे हैं जिनके पास लाइसेंस ही फेक है, यानी कि वो हवाई जहाज उड़ा तो रहे हैं लेकिन उनके पास उड़ाने का लाइसेंस नहीं है। इसके चलते PIA ने उस समय पर, यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अपने 434 पायलट्स में से 150 पायलट्स को तो जमीन पर बिठा दिया कि भैया अब मत उड़ना, अदरवाइज कराची जैसे क्रैश हो जाएंगे। अब आप सोचकर देखिए, ये इंटरनेशनल एयरवेज जो कही जाती थी कि लंदन उस समय हुआ ही 1960s में हुआ ही, 64 में जाकर के ये चाइना हुआ ही, उनमें कितना डर बैठ गया होगा कि पहले ही बदनाम है ये सारे आतंकी,
जाकर के अमेरिका में 9/11 जैसा हमला करने के लिए, और अब ये लोग हमारे ऊपर से उड़ेंगे तो कराची की तरह अगर हम पर गिरा दिए तो क्या होगा। बड़ी अजीब अजीब किस्से हैं इसके, और उन किस्सों में एक किस्सा ये निकल कर आया कि यूरोपियन यूनियन ने अपनी एविएशन एजेंसी के कहने पर इसका बैन कर दिया कि आगे से इसको हम अपने एयर स्पेस में नहीं उड़ने देंगे। अर्थात यूके और यूएसए ने मिलकर कहा कि हम इसे अपने एयर स्पेस से नहीं उड़ने देंगे, और इस काम के लिए जिम्मेदार ठहराया पाकिस्तान के फर्जी लाइसेंस को। यूके ईयू ने जब बैन किया तो यूएस निकल कर आया और उसने कहा कि हम इसे अपने ऊपर से भी नहीं उड़ने देंगे। तो वर्ष 2020 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पूरी तरह इंटरनेशनली यूरोप या वेस्टर्न वर्ल्ड में उड़ने के लिए बैन कर दी गई। लेकिन फिर क्या था, समय बीतता गया, पाकिस्तान ने सब जगह कटोरा फैलाया, आईएमएफ की तरफ से लोन देने की बात आई। मैंने आपसे पहले ही कहा था, आईएमएफ जब कर्जा देता है तो अपनी कुछ कंडीशंस में परिवर्तन करता है, और उन परिवर्तनों में ही इसने ये शर्त रखी थी कि अगर तुम इंटरनेशनल एयरलाइंस को बेच दोगे तो हम तुम्हें उड़ने की इजाजत दे देंगे, हम तुम्हें अपने देश में उड़ने देंगे अगर तुम इसे बेच करके हमें पैसा चुका दोगे। ये हद है आईएमएफ की। खैर, कुछ और किस्से भी जानते हैं, क्योंकि इनके यहां पर फेक लाइसेंस का ही मुद्दा नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं। इनमें से एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा यह है कि पीआईए के बहुत सारे स्टाफ, चाहे वो पायलट्स हैं या फिर जो क्रू स्टाफ है, वो बहुत बार यूरोप की यात्रा पर जब गए तो वापस लौटकर फ्लाइट में नहीं आए और वहां एक पर्ची छोड़ गए कि थैंक यू पीआईए। अब आप पूछेंगे ये क्या कहानी है। कहानी ये है कि जैसे आपने इतनी बार सुना है इलीगल माइग्रेट करके जाने की, लोग एक जगह से दूसरी जगह बनकर पहुंच जाते हैं, जैसे इन दिनों अमेरिका जिनको अवैध प्रवासी बताकर निकाल रहा है, पाकिस्तान के तो एयरलाइंस के कर्मचारी, क्योंकि सैलरी उन्हें लंबे समय से नहीं मिलती थी, इसके चलते वो दूसरे देश में जब फ्लाइट पहुंचती थी वहां उसी खड़ी करके निकल जाया करते थे। मतलब हद ये होती थी कि सवारियां बैठी हैं, क्रू नहीं आया, पायलट नहीं आया, या फिर कहिए कि पायलट नहीं आया, क्रू घुसा हुआ है, सब वो निकल गया, एक थैंक यू नोट रख करके, थैंक यू पीआईए, आपके कारण मैं इस देश की धरती पर आ गया, अब मैं जा रहा हूं। 7,000 पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस के जो एम्प्लॉइज थे उन्हें 2023 में तनख्वाह नहीं मिली थी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के चलते। अब साहब जब इस तरह की चीजें बढ़ने लगी, आईएमएफ से इनको कर्जा मिला। अच्छा, बाय द वे मैं आपको बताऊं, आईएमएफ से कोई भी देश कर्जा लेने से हिचकता है, कारण उसका बहुत स्पष्ट है, क्योंकि आईएमएफ कर्ज देने के साथ साथ उस देश के ऊपर बहुत सारी शर्तें रख देता है। ऐसे में जब आईएमएफ ने पाकिस्तान पर शर्तें डाली कि तुम्हें अपनी एयरलाइंस बेचनी होगी, तो उसने और भी बहुत सारे तरीके इनको बताए थे कि आपको टैक्स रिलीफ करना होगा, आपको युद्धों से बचना होगा, तमाम प्रकार की शर्तें और दी थी, लेकिन इन्होंने उनमें से कुछ नहीं मानी। पर कोई बात नहीं, पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस ने बिकना प्रेफर किया। बिकने में उन्होंने पहली बार आंकड़ों में हेरफेर करके 2 दशक में खुद को प्रॉफिट में दिखाया। ये खबर बनी 2025 के अप्रैल की कि साहब हम फायदे में आ चुके हैं। और जब कंपनी फायदे में अपना प्रोफाइल दिखाना शुरू करे तो समझिए कि वो कुछ प्लान कर रही है पैसे वैसे उगाने का। जैसे ही ये बात निकल कर आई अप्रैल 2025 में कि पीआईए फायदे में चल रही है, तत्काल प्रभाव से लोगों ने इनसे डिमांड करना शुरू किया कि एक काम करिए ना, अब कम से कम आप इसे बेच दीजिए। इंटरेस्टिंग किस्सा इस समय यह हुआ कि इनको यूरोपियन यूनियन और अमेरिका से जो उड़ने में बैन मिला हुआ था, यूरोपियन यूनियन ने इन्हें परमिशन दे दी कि चलो ठीक है, अब तुम यूरोप के ऊपर उड़ा सकते हो। इन भाई साहब ने एक तगड़ा खेल कर दिया पाकिस्तानियों ने, क्योंकि आतंकी माइंडसेट के लोग हैं। इन्होंने फ्लाइट बनाई और बना करके एफिल टावर को निशाना बनाते हुए दिखाई कि पेरिस वी आर कमिंग टुडे। अब भाई साहब वी आर कमिंग टुडे जैसे इन्होंने दिखाया, लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल कर लिए कि क्या फिर ये एफिल टावर पर आतंकी हमला करने वाले हैं? भाई 9/11 जैसा हमला करने वाले क्या पाकिस्तानी ये हरकत करने वाले हैं? आप पूछेंगे पाकिस्तानियों ने 9/11 थोड़ी किया था। भाई ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही पकड़ा गया था, एटबाबाद के अंदर। अब ये पाकिस्तानियों की सह से ही तो था। इस बात के ऊपर सरकार को इतना शर्मिंदा होना पड़ा कि सरकार ने जांच बिठाई कि अल्टीमेटली ये एडवर्टाइज बनाया किसने है। इनके किससे अनंत है, मतलब इस तरह का है कि पाकिस्तानी एयरलाइंस का कैबिन क्रू मिस हो जा रहा है। इनके किस्से इतने हैं कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विदेशी संबंधों में महारत हासिल करने का वो चढ़ा था, बुखार चढ़ा था, वो पीआईए हर बार उतार देता था। परिणाम ये निकला कि पाकिस्तान को अपनी पीआईए को बेचने का निर्णय करना पड़ा, क्योंकि आईएमएफ लगातार उनसे एक ही बात कह रहा था कि आप इसे बेचिए। अब पाकिस्तान ने इसे भी बड़ा शोकेस मॉडल बना दिया। क्या किया? यहाँ के प्रधानमंत्री कहते हैं कि साहब हम इसे बेचेंगे, लेकिन उसके लिए बोली लगवाएंगे और बोली लगवाकर उसे टीवी के सामने लाएंगे। मतलब आप सोचिए कि इनकी एक सरकारी कंपनी नीलाम हो रही है, नीलामी की प्रक्रिया को पारदर्शी रखना प्रधानमंत्री अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। बकायदा इसके लिए उन्होंने 4 बड़े बिडर्स को बुलाया है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे
कि सर ये हाल तो हमारे देश में भी होता है, सरकार हमारे देश के अंदर भी डिसइन्वेस्टमेंट करती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सरकार का काम कमाना है ही नहीं, डिसइन्वेस्टमेंट करके पैसे जुगाड़ना, राजस्व इकट्ठा करना, सड़कें निर्माण करना, लोगों की सहूलियत करना, ये हर सरकार का काम है। पाकिस्तान को इस बात पर ब्लेम नहीं दिया जा रहा कि साहब वो ऐसा बिडिंग क्यों करवा रहे हैं या फिर बेच क्यों रहे हैं। सवाल ये है किसके दबाव में? दबाव है आईएमएफ का। आईएमएफ से क्या दबाव है? पिछले साल जो इन्होंने $7 बिलियन का कर्जा लिया था, उसकी 5 शर्तें जो पूरी करनी थी बेयर मिनिमम, उसमें से ये मात्र 2 ही पूरी कर पाए। इन्हें विनिवेश करने की कहा गया था कि तुम्हें इसकी बाकायदा मंत्री बनाया भाई इन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट का, कि तुम्हें सरकारी संपत्तियां बेचने के लिए एक मंत्री बनाना है। इनसे कहा गया था सरकारी संपत्ति बेचकर पैसा इकट्ठा करके हमें चुकाओगे। $7 बिलियन तभी मिलेगा तुम्हें जब तुम संपत्ति बेच करके हमें दिखाओगे कि हाँ हम नियत रखते हैं पैसा चुकाने की। ठीक है, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इसे दिखा ऐसे रहे हैं कि हम तो साहब देश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं और हम पर करप्शन के चार्जेस ना लगे, इसलिए हम ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि साहब ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए तो अच्छी बात है, देखिए कितनी बड़ी बात है, कुछ देशों को सीखनी चाहिए। बिल्कुल सीखनी चाहिए, लेकिन यहां पर एक खेला हो रहा है, और खेला क्या हो रहा है मैं अब आपको वो बताता हूं। असल मायने में इन्होंने ट्रांसपेरेंसी के नाम पर जिन कंपनीज को इनवाइट किया है, उन कंपनीज में एक नाम बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है, और वो नाम है फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड। असल मायने में पाकिस्तान के अंदर 4 कंपनियां इस समय बिड में हैं। एक का नाम है लकी सीमेंट, दूसरे का नाम है एयर ब्लू, तीसरे का नाम है आरिफ हबीब, और चौथे का नाम है फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड। ये जो फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड है ना, ये इनकी सेना की कंपनी है। असल में क्या है कि पाकिस्तान के अंदर फौजी फाउंडेशन चलता है, जो कि इनका सबसे बड़ा कॉर्पोरेट हाउस माना जाता है। पाकिस्तान में जैसे अपने देश के अंदर टाटा को सबसे बड़ा कॉर्पोरेट हाउस, अंबानी, बिड़ला, इनको माना जाता है कि भाई बड़े घराने हैं, बड़ा व्यापार करते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर जो बड़े घराने माने जाते हैं उनमें से फौजी फाउंडेशन है, और फौजी फाउंडेशन के अंदर फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड काम करती है। जो फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड है ना, ये कंपनी बोली लगाने पहुंच रही है। तो ऐसे में जनता जो कि इमरान खान के भड़काने पर सेना के खिलाफ हो रखी थी, वो कहीं फौज के अधीन जाते हुए पीआईए को देखकर कहीं बौखला ना जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनकी अब आने वाले समय में जो जासूसी करने वाली जो सेना है, या फिर जो आतंकी पैदा करने वाली सेना है, अब वो हवाई जहाज उड़ाया करेगी, और हवाई जहाज के साथ साथ वो अपने सारे मुकाम हासिल करती चली जाएगी जो उनके निहित उद्देश्य है आतंक को वैश्विक रूप से प्रसारित करने का। खैर, फिलहाल के लिए चूंकि वो कंपनी यहां पर बिडर बनकर आई हुई है, तो उसके चलते ही सारे सवाल निकल कर आ रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आसिम मुनीर, जिसने पूरी तरह से पाकिस्तान को अपने अधीन करने की प्लानिंग की हुई है, उसी का बनाया हुआ एक क्वार्टर मास्टर जनरल होता है। वो क्वार्टर मास्टर जनरल इस फौजी फर्टिलाइजर का हेड है, जो कि यहां पर बोली में पहुंच रहा है। संभावना है कि वो बोली जीत भी जाए और पाकिस्तान में सेना की ही एक कंपनी के पास में इनकी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस आ जाए। कुल जमा अर्थ यह है कि पाकिस्तान बिक रहा है, और ऐसे में बिकने का बड़ा कारण जो है वो आईएमएफ की लोन चुकाई है। ऐसे में पाकिस्तान ने कुछ महीने पहले ही जुलाई में अपने यहाँ की एलएनजी को, जो सरकारी कंपनी के पास थी, उसे डिसइन्वेस्ट किया था। ऐसे ही थोड़े दिन पहले गोल्ड माइंस जो रैको डिग थी, इसको इन्होंने डिसइन्वेस्ट किया था। कुल मिलाकर के विनिवेश कर रही है पाकिस्तान सरकार, जो कि गलत नहीं है। फिर से मैं एक लाइन बोल दूं, आप में से कुछ लोग हो सकता है ये कहें भारत सरकार भी तो ऐसे करती है, एनटीपीसी, ओएनजीसी, तमाम कंपनियों के अंदर ऐसा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कारण क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका इंटेंट क्या है, कर्ज चुकाना या फिर अपने देश में तरक्की लाना। क्योंकि सरकार का काम होता है नवाचार करते हुए पुराने धंधों को बेचते चले, नए धंधों में जहां पर कैपिटल बहुत लगता है वहां पर खुद निवेश करें। जैसे भारत ने अब स्पेस पर पूरा ध्यान दिया हुआ है, स्पेस में नई कंपनियों को लाने का प्रयास किया जा रहा है, बिल्कुल यूएस में जैसे होता है। वहां पर नासा अब अर्थ की ऑर्बिट में जाने वाली सैटेलाइट्स नहीं छोड़ता, वो केवल और केवल इंटरप्लैनेटरी सैटेलाइट्स को ही लॉन्च करता है। कहता है कि बाकी जो सैटेलाइट्स हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स छोड़े, हम इसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो सरकार कैपिटल इंटेंसिव काम करे, बाकी काम औरों के लिए छोड़ दे, ये डिसइन्वेस्टमेंट का मेजर रीजन होता है। लेकिन पाकिस्तान है जी, पाकिस्तान के बारे में तो आप क्या ही कह सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मेरा ये जो फिलहाल आप नया पैटर्न देख रहे हैं सेशन का, ये कुछ कारण है, ऑफिशियल पर्पज से मैं कहीं बाहर हूं और ऐसे में आपको बोर्ड के सामने दिखाई नहीं दे रहा हूं, जल्दी ही दिखाई दूंगा और बेहतरीन तरीके से विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए, साथियों से साझा करिए। धन्यवाद। स्पेशल एसएससी बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें पूरी तरह से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एसएससी के लिए जो जीके की किताब है वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बनकर आई है। उसे आप अवश्य एक बार पढ़ें। गागर में सागर काम है, एक ही किताब से आपके सारे प्रश्न बन जाएं, इस तरह से हमने आपके लिए मेहनत की है।
पुस्तक के लिए आप अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, अपनी पाठशाला पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिट, इकोनॉमी के तमाम कोर्सेज भी उपलब्ध हैं, आप उन्हें भी अवश्य चेक करें। आपका समय शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।